वेलकम टू द डीप डाइव। आज हम रिएक्ट के एक कह सकते हैं बहुत फाउंडेशनल हुक पर गहराई से बात करेंगे, इफेक्ट। हमारे पास रिएक्ट की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन से लिए गए कुछ ज़रूरी अंश हैं और हमारा मकसद है इफेक्ट को ठीक से समझना। ये क्या है, इसका इस्तेमाल क्यों और कैसे करें, खासकर तब जब रिएक्ट कंपोनेंट्स को बाहरी दुनिया मतलब एक्सटर्नल सिस्टम्स के साथ तालमेल बिठाना हो। तो चलिए शुरू करते हैं बेसिक से। इफेक्ट आखिर ये है क्या? एसेंशली ये एक रिएक्ट हुक है और इसका मेन काम है कंपोनेंट को किसी बाहरी सिस्टम के साथ सिंक्रोनाइज करना। हाँ, और ये सिंक्रोनाइज शब्द यहाँ काफी मायने रखता है। इसका मतलब है उन चीजों को कंपोनेंट के साथ जोड़ना या सिंक में रखना जो रिएक्ट के अपने स्टेट मैनेजमेंट सिस्टम के दायरे से बाहर हैं। जैसे क्या उदाहरण हो सकते हैं? जैसे नेटवर्क पर डेटा भेजना या मंगाना, ब्राउजर की जो बिल्ट इन एपीआईज होती हैं जैसे टाइमर्स या डॉम इवेंट लिसनर्स, उनका इस्तेमाल करना, या फिर मान लीजिए कोई थर्ड पार्टी चार्टिंग लाइब्रेरी है या एनिमेशन लाइब्रेरी, उसको कंट्रोल करना। ये सब एक्सटर्नल सिस्टम्स हो गए। ओके, इसका सिंटैक्स भी काफी स्टैंडर्ड सा लगता है। यूज इफेक्ट, सेटअप, डिपेंडेंसीज। 2 आर्ग्यूमेंट्स लेता है, एक सेटअप फंक्शन और एक ऑप्शनल डिपेंडेंसीज अरे। जरा इस सेटअप फंक्शन के बारे में बताएं और क्लीनअप का क्या रोल है? हाँ, तो सेटअप फंक्शन में इफेक्ट का कोर लॉजिक रहता है, मतलब वो काम जो हमें एक्सटर्नल सिस्टम के साथ करना है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये फंक्शन ऑप्शनली एक और फंक्शन रिटर्न कर सकता है जिसे हम क्लीनअप फंक्शन कहते हैं। अच्छा, इन दोनों का लाइफ साइकिल समझना बहुत जरूरी है। लाइफ साइकिल मतलब ये कब चलते हैं? सेटअप कब चलता है, क्लीनअप कब? देखिए, जब कंपोनेंट पहली बार स्क्रीन पर आता है यानी माउंट होता है, तब रिएक्ट सेटअप फंक्शन को चलाता है। फिर अगर कंपोनेंट री-रेंडर होता है, मान लीजिए प्रॉप्स या स्टेट बदलने की वजह से, और अगर डिपेंडेंसीज बदली हैं, ये इंपॉर्टेंट है। हाँ, डिपेंडेंसीज बदली हैं तो रिएक्ट पहले पुराने वैल्यूज के साथ क्लीन अप फंक्शन चलाएगा अगर आपने डिफाइन किया है तो, और उसके बाद फिर नए वैल्यूज के साथ सेटअप फंक्शन चलाएगा। अच्छा, तो क्लीनअप सिर्फ कंपोनेंट हटने पर नहीं चलता, ये एक कॉमन कंफ्यूजन है। बिल्कुल सही कहा। क्लीनअप सिर्फ कंपोनेंट के डॉम से हटने यानी अनमाउंट पर ही नहीं चलता, बल्कि डिपेंडेंसीज बदलने वाले हर री-रेंडर से पहले भी चलता है। हाँ, अनमाउंट होने पर यह एक आखिरी बार जरूर चलता है, वो पक्का है। समझ गई, क्लियर है। अब आते हैं दूसरे आर्ग्यूमेंट पर, वो ऑप्शनल डिपेंडेंसीज एरे। इसमें क्या जाता है? डिपेंडेंसीज एरे में उन सभी रिएक्टिव वैल्यूज की लिस्ट होती है जो आपके सेटअप कोड के अंदर इस्तेमाल हो रहे हैं। रिएक्टिव वैल्यूज मतलब? रिएक्टिव वैल्यूज यानी वो मान जो कंपोनेंट के रेंडर साइकिल के दौरान बदल सकते हैं, जैसे प्रॉप्स, स्टेट या कंपोनेंट बॉडी में डिफाइन हुए वेरिएबल्स या फंक्शंस। और इसका सिंटैक्स जैसे इनलाइन अरे, डीप 1, डीप 2, ... हाँ, बिल्कुल। जैसे सर्वर यूआरएल, रूम आईडी। रिएक्ट हर रेंडर पर इस एरे की वैल्यूज को पिछले रेंडर की वैल्यूज से कंपेयर करता है, और ये कंपैरिजन ऑब्जेक्ट.s मेथड से होता है, स्ट्रिक्ट इक्वालिटी नहीं। और अगर ये अरे न दिया जाए, या मान लीजिए एम्प्टी अरे, एम्प्टी स्क्वायर दिया जाए, इसमें अक्सर लोग गलती करते हैं। हाँ, डॉक्यूमेंटेशन इस बारे में बहुत क्लियर है। अगर आप डिपेंडेंसीज अरे देते ही नहीं हैं तो इफेक्ट हर सिंगल री-रेंडर के बाद चलेगा, चाहे डिपेंडेंसीज बदली हों या नहीं। ये अक्सर परफॉर्मेंस के लिए ठीक नहीं होता। और एम्प्टी अरे? अगर आप एक एम्प्टी अरे देते हैं तो इफेक्ट सिर्फ कंपोनेंट के माउंट होने पर चलेगा, सेटअप, और अनमाउंट होने पर चलेगा, क्लीनअप। बीच के री-रेंडर्स पे वो ट्रिगर नहीं होगा। ठीक है, तो बेसिक सब काफी हद तक क्लियर है। अब इसके कोर यूज केस पर आते हैं। एक्सटर्नल सिस्टम से जुड़ना। डॉक्यूमेंटेशन में चैट सर्वर से कनेक्शन बनाने का एक उदाहरण दिया है, ये काफी अच्छा लगता है। हाँ, ये यूज इफेक्ट का बिल्कुल टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है। सोचिए, एक चैट रूम कॉम्पोनेंट है, उसे प्रॉप्स में सर्वर यूआरएल और रूम आईडी मिलते हैं। अब यूज इफेक्ट का इस्तेमाल करके ये कॉम्पोनेंट दिए गए सर्वर और रूम से कनेक्ट करेगा। ये लॉजिक जाएगा सेटअप फंक्शन में। और मान लीजिए यूजर किसी दूसरे रूम में चला जाता है, मतलब रूम आईडी प्रॉप बदल गया, तब क्या होगा? जैसे ही रूम आईडी बदलेगा या सर्वर यूआरएल भी बदल सकता है, रिएक्ट देखेगा कि डिपेंडेंसी चेंज हुई है, तब वो पहले क्लीनअप फंक्शन को कॉल करेगा जो मौजूदा चैट कनेक्शन को मान लीजिए डिस्कनेक्ट करेगा। ओके। इसके फौरन बाद रिएक्ट नए रूम आईडी या सर्वर यूआरएल के साथ सेटअप फंक्शन को कॉल करेगा जो नया कनेक्शन बनाएगा। अच्छा,
और जब चैट रूम कंपोनेंट स्क्रीन से हटेगा, मतलब अनमाउंट होगा, तो क्लीनअप फंक्शन आखिरी बार चलकर कनेक्शन डिस्कनेक्ट कर देगा। डॉक्यूमेंटेशन में एक और दिलचस्प बात मेंशन की है कि डेवलपमेंट मोड में रिएक्ट कंपोनेंट माउंट होने पर एक अतिरिक्त सेटअप प्लस क्लीनअप साइकिल चलाता है। ऐसा क्यों? ये डबल इन्वोकेशन क्यों? हाँ, ये रिएक्ट का एक तरीका है डेवलपर्स की मदद करने का। आप इसे एक स्ट्रेस टेस्ट की तरह समझ सकते हैं। रिएक्ट ये सुनिश्चित करना चाहता है कि आपका जो क्लीनअप लॉजिक है वो आपके सेटअप लॉजिक का सही मिरर इमेज है। मतलब जो रिसोर्सेज सेटअप ने एलोकेट किए, जैसे कनेक्शन खोला, लिसनर लगाया, क्लीनअप उन्हें ठीक से रिलीज कर रहा है या नहीं, कनेक्शन बंद किया, लिसनर हटाया। तो ये डेवलपमेंट में ही बग्स पकड़ने में मदद करता है। एग्जैक्टली। अगर आपका क्लीनअप अधूरा है या उसमें कोई गड़बड़ है तो इस एक्स्ट्रा साइकिल से डेवलपमेंट में ही समस्याएं नजर आने लगेंगी। प्रोडक्शन बिल्ड में ये एक्स्ट्रा साइकिल नहीं होता। कोई अंतर महसूस नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। अगर हो रहा है तो इसका मतलब है क्लीनअप लॉजिक में कुछ सुधार की जरूरत है। चलिए डिपेंडेंसीज मैनेजमेंट पे थोड़ा और बात करते हैं। डॉक्यूमेंटेशन इस बात पर जोर देता है कि डिपेंडेंसीज चूज नहीं करनी बल्कि डिक्लेयर करनी है। इसका क्या मतलब है? क्योंकि कई डेवलपर्स सोचते हैं कि डिपेंडेंसी एरे ऑप्शनल है, मतलब हम कंट्रोल कर सकते हैं कि इफेक्ट कब चले। सोर्स इस सोच को कैसे एड्रेस करता है? ये एक बहुत ही आम गलतफहमी है। रिएक्ट का रूल सीधा है। अगर आपके इफेक्ट का कोड किसी भी रिएक्टिव वैल्यू को पढ़ रहा है, रिएक्टिव वैल्यू मतलब प्रॉप, स्टेट या कंपोनेंट बॉडी वेरिएबल फंक्शन। हाँ, अगर इफेक्ट का कोड इनमें से किसी को भी पढ़ रहा है तो वो वैल्यू डिपेंडेंसी लिस्ट में जरूर शामिल होनी चाहिए। आप उसे हटा नहीं सकते सिर्फ इसलिए कि आप इफेक्ट को रीरन नहीं करवाना चाहते। जैसे हमारे चैट रूम वाले एग्जाम्पल में सर्वर यूआरएल और रूम आईडी। बिल्कुल। अगर इफेक्ट का कोड इन दोनों को इस्तेमाल कर रहा है तो डिपेंडेंसी लिस्ट सर्वर यूआरएल रूम आईडी ही होनी चाहिए, नो एक्सेप्शंस। और अच्छी बात यह है कि लिंटर जैसे ESLint प्लगइन फॉर रिएक्ट हुक्स आमतौर पर इसे एनफोर्स करता है और मिसिंग डिपेंडेंसीज पर वार्निंग देता है। तो फिर अगर हमें लगता है कि कोई वैल्यू डिपेंडेंसी लिस्ट में नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो इफेक्ट को बार बार चला रही है, तो लिंटर को सप्रेस करने के बजाय सही तरीका क्या है? आपको रिएक्ट को यह साबित करना होगा कि वो वैल्यू असल में रिएक्टिव नहीं है, मतलब वो री-रेंडर्स के दौरान बदल ही नहीं सकती। कैसे? जैसे अगर सर्वर यूआरएल पूरे एप्लीकेशन के लिए कांस्टेंट है तो उसे कंपोनेंट के बाहर डिफाइन कर दें, ग्लोबल कांस्टेंट बना दें। अब वो प्रॉप या स्टेट नहीं रहा, री-रेंडर पर बदलेगा नहीं, इसलिए डिपेंडेंसी लिस्ट में डालने की जरूरत नहीं है। और अगर इफेक्ट किसी भी रिएक्टिव वैल्यू का इस्तेमाल ना करे तो? उस केस में डिपेंडेंसी लिस्ट लेजिटिमेटली एम्प्टी होगी और इफेक्ट सिर्फ माउंट और अनमाउंट पर चलेगा। ये बिल्कुल वैलिड है। डॉक्यूमेंटेशन लिंटर रूल्स को डिसेबल करने के सख्त खिलाफ है, जैसे ESLint इग्नोर नेक्स्ट लाइन कमेंट से। क्यों? क्योंकि ऐसा करके आप रिएक्ट को इफेक्टिव डिपेंडेंसीज के बारे में गलत जानकारी दे रहे हैं। इट्स लाइक लाइंग टू रिएक्ट। इससे बग्स आ सकते हैं जो पकड़ना बहुत मुश्किल हो सकता है। कोड और डिपेंडेंसीज लिस्ट का मिसमैच अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर पैदा कर सकता है। तो सही अप्रोच है कोड को रीफैक्टर करना ताकि डिपेंडेंसी वाकई गैर जरूरी हो जाए। हाँ बिल्कुल, ना कि सिर्फ लिंटर को चुप कराना। ओके, अब कुछ कॉमन पैटर्न्स और पिटफॉल्स पर आते हैं। डॉक्यूमेंटेशन कहता है कि कॉम्प्लेक्स इफेक्ट्स को कस्टम हुक्स में रैप करना अच्छा प्रैक्टिस है, जैसे यूज चैट रूम बनाना। इसके क्या फायदे हैं? इसके कई फायदे हैं। पहला तो ऑब्वियस है, कोड रीयूजेबिलिटी। अगर कई कंपोनेंट्स को चैट कनेक्शन चाहिए तो आप लॉजिक दोहराएंगे नहीं। दूसरा है एब्स्ट्रैक्शन और क्लैरिटी। कंपोनेंट का कोड साफ रहता है, उसे बस यूज चैट रूम, रूम आईडी, सर्वर यूआरएल जैसा कुछ कॉल करना होता है। अंदर की यूएस इफेक्ट की सारी कॉम्प्लेक्सिटी छिप जाती है। इससे एपीआई ज्यादा डिक्लेरेटिव लगती है, कोड मेंटेन करना आसान हो जाता है। एक और सिनेरियो है नॉन रिएक्ट यूआई विजेट्स को कंट्रोल करना। मान लीजिए हम किसी एक्सटर्नल मैप लाइब्रेरी या वीडियो प्लेयर का इस्तेमाल कर रहे हैं। इन्हें रिएक्ट स्टेट या प्रॉप्स के साथ सिंक में कैसे रखें? यहां भी यूएस इफेक्ट एक ब्रिज की तरह काम करता है। आप इफेक्ट का इस्तेमाल करके उस एक्सटर्नल विजेट के इंपेरेटिव मेथड्स को कॉल कर सकते हैं। जैसे अगर रिएक्ट स्टेट में जूम लेवल बदलता है तो इफेक्ट मैप विजेट का .setZoom न्यू जूम लेवल मेथड कॉल कर सकता है। अच्छा, इस तरह के केसेस में क्लीनअप फंक्शन की जरूरत शायद ना भी हो, खासकर अगर विजेट उस डॉम नोड के साथ जुड़ा है जिसे रिएक्ट मैनेज कर रहा है। जब कंपोनेंट अनमाउंट होता है,
डॉम नोड हट जाता है और विजिट भी गार्बेज कलेक्ट हो जाता है। समझ गई। अब एक बहुत ही कॉमन यूज केस पर चलते हैं जो अक्सर डेवलपर्स को परेशान करता है, डेटा फेचिंग। लोग यूज इफेक्ट से डेटा फेच करते हैं, पर डॉक्यूमेंटेशन कहता है कि फ्रेमवर्क का बिल्ट इन मैकेनिज्म या डेडिकेटेड लाइब्रेरीज बेहतर है। ऐसा क्यों? हाँ, यूज इफेक्ट में मैन्युअली डेटा फेचिंग करने से कुछ मुश्किलें आती हैं। सबसे आम है रेस कंडीशंस। रेस कंडीशंस। हाँ, सोचिए यूजर सर्च बॉक्स में टाइप कर रहा है और हर की स्ट्रोक पर आप डेटा फेच कर रहे हैं। हो सकता है रिएक्ट के लिए भेजी गई रिक्वेस्ट का रिस्पांस रिएक्ट हुक्स के लिए भेजी गई रिक्वेस्ट के रिस्पांस के बाद आए। नेटवर्क में डिले हो सकता है। अगर आपने इसे हैंडल नहीं किया तो पुरानी सर्च रिएक्ट का रिजल्ट नई स्टेट रिएक्ट हुक्स वाली को ओवरराइड कर देगा, यूआई गलत दिखेगा। ओह, इसे हैंडल करने का तरीका क्या है फिर? डॉक्यूमेंटेशन में एक कॉमन पैटर्न बताया गया है। क्लीनअप फंक्शन में एक इग्नोर बुलियन फ्लैग सेट करना। जब रिस्पॉन्स आता है तो आप चेक करते हैं कि क्या कंपोनेंट अभी भी इंटरेस्टेड है, यानी इग्नोर फ्लैग फॉल्स है, तभी स्टेट अपडेट करते हैं। एक और मॉडर्न अप्रोच है अबॉर्ट कंट्रोलर एपीआई का इस्तेमाल करके पुरानी रिक्वेस्ट को कैंसिल कर देना। और एसिंक अवेट यूज करने से ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती? नहीं, एसिंक अवेट सिंटैक्स इस्तेमाल करने से रेस कंडीशन की प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व नहीं होती। क्लीनअप लॉजिक, चाहे वो इग्नोर फ्लैग हो या अबॉर्ट कंट्रोलर, फिर भी जरूरी है। डेटा फेचिंग के लिए यूज इफेक्ट इस्तेमाल करने के और क्या बड़े नुकसान हैं? अगर हम बिगर पिक्चर देखें तो कई और लिमिटेशंस हैं। पहला, इफेक्ट सर्वर पर नहीं चलते। तो एसएसआर या एसएसजी के कॉन्टेक्स्ट में इसका मतलब है इनिशियल एचटीएमएल में डेटा नहीं होगा। यूजर को पहले लोडिंग स्पिनर दिखेगा, फिर क्लाइंट साइड पर इफेक्ट चलेगा, डेटा फेच होगा और तब यूआई अपडेट होगा। ये यूजर एक्सपीरियंस के लिए उतना अच्छा नहीं है। हाँ, वो तो है। और दूसरा, ये नेटवर्क वाटरफॉल्स बना सकता है। मतलब पेरेंट कंपोनेंट डेटा फेच करता है, रेंडर होता है, फिर चाइल्ड कंपोनेंट्स रेंडर होते हैं और वो अपना डेटा फेच करना शुरू करते हैं। सीक्वेंशियल हो जाता है। फ्रेमवर्क्स और लाइब्रेरीज अक्सर डेटा फेचिंग को पैरेललाइज करने में मदद करते हैं। तीसरा, कैशिंग, डीडुप्लिकेशन, बैकग्राउंड अपडेट्स जैसी एडवांस्ड फीचर्स मैन्युअली इंप्लीमेंट करना बहुत मुश्किल है और उसमें काफ़ी कोड लिखना पड़ता है। और बॉयलर प्लेट कोड भी ज़्यादा होता होगा। हाँ, हर फेचिंग इफेक्ट के लिए एरर हैंडलिंग, लोडिंग स्टेट मैनेजमेंट, रेस कंडीशन हैंडलिंग, ये सब बार बार लिखना पड़ता है। तो बेहतर ऑल्टरनेटिव्स क्या हैं? क्या रेकमेंड किया गया है? अगर आप Next.js, Remix जैसे फुल स्टैक फ्रेमवर्क का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनका डेटा फेचिंग सोल्यूशन इस्तेमाल करना ज़्यादा रेकमेंडेड है। वो इन सब इश्यूज को हैंडल करते हैं। क्लाइंट साइड पर रिएक्ट क्वेरी, अब 10 स्टैक क्वेरी या SWR जैसी लाइब्रेरीज बहुत पावरफुल हैं। ये डेटा फेचिंग, कैशिंग, सिंक्रोनाइजेशन को बहुत आसान बना देती हैं और बॉयलर प्लेट कोड को ड्रास्टिकली कम करती हैं। ये जानना जरूरी था। अच्छा, एक और पैटर्न देखते हैं। जब इफेक्ट को स्टेट अपडेट करनी हो जो पिछली स्टेट पर निर्भर करती है। डॉक्यूमेंटेशन में इंटरवल से काउंटर बनाने का उदाहरण है। उसमें अगर सेट काउंट +1 लिखें तो काउंट को डिपेंडेंसी बनाना पड़ता है, जिससे इंटरवल बार बार क्लियर और रीसेट होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सेट काउंट +1 एक्सप्रेशन काउंट स्टेट वेरिएबल को पढ़ रहा है और रिएक्ट का रूल क्या है, अगर पढ़ रहे हो तो डिपेंडेंसी लिस्ट में डालो, तो लिस्ट बन जाती है काउंट। अब जब काउंट बदलता है इंटरवल टिक पर, कंपोनेंट री-रेंडर होता है, रिएक्ट देखता है डिपेंडेंसी काउंट बदल गई है, तो वो इफेक्ट को रीरन करता है। पहले क्लीनअप, इंटरवल क्लियर होता है और फिर सेटअप, इंटरवल दोबारा सेट होता है। इससे इंटरवल का बिहेवियर गड़बड़ हो जाता है। हाँ, ये तो प्रॉब्लम है। तो सही तरीका क्या है? स्टेट सेटर फंक्शंस का फंक्शनल अपडेट फॉर्म इस्तेमाल करना। मतलब सेट काउंट +1 की जगह लिखें सेट काउंट C=C+1। यहां C ऑटोमेटिकली पिछली स्टेट वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। अब हमारा इफेक्ट सीधे काउंट वेरिएबल को नहीं पढ़ रहा। अच्छा, इसलिए काउंट को डिपेंडेंसी लिस्ट में डालने की जरूरत नहीं है। हम डिपेंडेंसी अरे को एम्प्टी रख सकते हैं। अब इंटरवल सिर्फ माउंट पर सेट होगा और अनमाउंट पर क्लियर होगा। बीच में बेवजह रीसेट नहीं होगा। ये बहुत बढ़िया टिप है। एक और आम दिक्कत, रेंडर के दौरान बने ऑब्जेक्ट या फंक्शन को डिपेंडेंसी बनाना, जैसे इनलाइन ऑब्जेक्ट सर्वर URL, रूम ID।
या कंपोनेंट बॉडी में डिफाइन किया गया फंक्शन क्रिएट ऑप्शंस, ये इफेक्ट को बेवजह बार बार क्यों चलाते हैं, भले ही अंदर की वैल्यूज सेम हो? इसकी वजह है जावास्क्रिप्ट में रेफरेंस इक्वालिटी। हर बार जब कंपोनेंट रेंडर होता है तो कंपोनेंट बॉडी में JS से बना ऑब्जेक्ट या फंक्शन, JS से बना फंक्शन मेमोरी में एक नया रेफरेंस पाता है, भले ही उनके अंदर की प्रॉपर्टीज या लॉजिक बिल्कुल सेम हो। रिएक्ट ऑब्जेक्ट.is से कंपेयर करता है, जो रेफरेंसेस चेक करता है। और रेफरेंस तो हर रेंडर पे नया होता है। एग्जैक्टली क्योंकि रेफरेंस हर रेंडर पे नया होता है, रिएक्ट को लगता है डिपेंडेंसी बदल गई है और वो इफेक्ट को रीरन कर देता है, भले ही फंक्शनली कुछ ना बदला हो। इससे बचने का क्या तरीका है? सबसे सीधा समाधान है उस ऑब्जेक्ट या फंक्शन को इफेक्ट के अंदर डिफाइन करना। अब वो ऑब्जेक्ट या फंक्शन तभी रिक्रिएट होगा जब इफेक्ट खुद रीरन होगा, न कि हर कंपोनेंट रेंडर पर। ओके। या फिर अगर ऑब्जेक्ट या फंक्शन वाकई कॉम्प्लेक्स है और उसे स्टेबलाइज करना जरूरी है, तो यूज मीमो ऑब्जेक्ट्स के लिए या यूज कॉलबैक फंक्शंस के लिए हुक्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि डॉक्यूमेंटेशन कहता है कि इन्हें स्पेरिंगली यूज करना चाहिए। ज्यादातर केसेस में इफेक्ट के अंदर डिफाइन करना काफी होता है। ठीक है। कभी कभी ऐसी जरूरत पड़ती है कि हमें किसी प्रॉप या स्टेट की लेटेस्ट वैल्यू चाहिए होती है इफेक्ट के अंदर, लेकिन हम नहीं चाहते कि उस वैल्यू के बदलने पर इफेक्ट रीरन हो। डॉक्यूमेंटेशन में शॉपिंग कार्ट की लेंथ लॉग करने का एग्जाम्पल है। लॉग करना है जब URL बदले, पर कार्ट की लेंथ बदलने पर लॉग नहीं करना, बस लेटेस्ट लेंथ चाहिए जब URL बदले। ये कैसे होगा? हाँ, ये एक ट्रिकी सिचुएशन है। इस स्पेसिफिक प्रॉब्लम के लिए रिएक्ट 19 में या एक्सपेरिमेंटल वर्जन्स में एक नया हुक इंट्रोड्यूस किया गया है, यूज इफेक्ट इवेंट। यूज इफेक्ट इवेंट, ये नया है? हाँ, आइडिया यह है कि आप उस लॉजिक को जो नॉन रिएक्टिव होना चाहिए, जैसे शॉपिंग कार्ट डॉट लेंथ पढ़ना, एक इफेक्ट इवेंट फंक्शन में रैप कर दें। मान लीजिए ऑन विजिट नाम का फंक्शन। फिर इफेक्ट के अंदर आप ऑन विजिट को कॉल करें। इफेक्ट इवेंट फंक्शंस रिएक्टिव नहीं माने जाते और इन्हें डिपेंडेंसीज लिस्ट से हमेशा बाहर रखा जाता है। तो डिपेंडेंसी लिस्ट में सिर्फ URL रहेगा? हाँ, इफेक्ट अब सिर्फ URL पर डिपेंड करेगा, URL। लेकिन जब भी URL बदलने पर चलेगा, उसे ऑन विजिट के जरिए हमेशा लेटेस्ट कार्ट लेंथ मिल जाएगी, बिना इफेक्ट को रीट्रिगर किए। वाह, ये तो काफी यूजफुल लग रहा है उन स्पेसिफिक केसेस के लिए। चलिए अब कुछ क्विक ट्रबल शूटिंग पॉइंट्स पर आते हैं जो अक्सर देखने को मिलते हैं। पहला, इफेक्ट माउंट पर 2 बार क्यों चलता है? लोग इससे बहुत कंफ्यूज होते हैं। जैसा हमने पहले बात की थी, ये डेवलपमेंट मोड में स्ट्रिक्ट मोड का साइड इफेक्ट है। रिएक्ट जानबूझकर एक एक्स्ट्रा सेटअप क्लीनअप साइकिल चलाता है ताकि क्लीनअप लॉजिक की करेक्टनेस वेरीफाई हो सके। ये प्रोडक्शन बिल्ड में नहीं होता। तो अगर इससे UI में कोई गड़बड़ दिख रही है, तो मतलब क्लीनअप लॉजिक में प्रॉब्लम है? एग्जैक्टली। ये सिग्नल है कि क्लीनअप लॉजिक सेटअप को पूरी तरह अंडू नहीं कर रहा है। दूसरा, इफेक्ट हर री-रेंडर पर क्यों चल रहा है? इसके 2 मुख्य कारण हो सकते हैं। या तो डिपेंडेंसी एरे खाली दिया ही नहीं गया है, या फिर एरे में कोई ऐसी डिपेंडेंसी है जो हर रेंडर पर बदल रही है। अक्सर ये रेंडर के दौरान बनाया गया ऑब्जेक्ट या फंक्शन होता है, वही रेफरेंस इंस्टेबिलिटी वाली प्रॉब्लम। इसे डीबग करने के लिए क्या करें? कंसोल लॉग करके डिपेंडेंसीज को इंस्पेक्ट करें। आप ब्राउजर डेव टूल्स में ब्रेक करके देख सकते हैं कि पिछले और करंट रेंडर की डिपेंडेंसीज में ऑब्जेक्ट.is कंपैरिजन कहाँ फेल हो रहा है। सॉल्यूशंस वही हैं जो हमने डिस्कस किए। फंक्शनल स्टेट अपडेट्स, ऑब्जेक्ट फंक्शन को इफेक्ट के अंदर ले जाना, यूज इवेंट अगर एप्लीकेबल हो, या फिर यूज मेमोइज और कॉलबैक्स जरूरत पड़ने पर। तीसरा, इन्फिनिट लूप क्यों बन जाता है? इफेक्ट चलता ही रहता है। इन्फिनिट लूप तब होता है जब एक साइकिल बन जाता है। इफेक्ट स्टेट अपडेट करता है, कंपोनेंट री-रेंडर होता है। री-रेंडर से इफेक्ट की डिपेंडेंसी बदल जाती है, शायद उसी स्टेट की वजह से जो अभी अपडेट हुई। इफेक्ट फिर से चलता है और स्टेट अपडेट करता है, और ये साइकिल चलता रहता है। इसे कैसे रोके? एनालाइज करना पड़ेगा। क्या ये स्टेट अपडेट वाकई इफेक्ट से ही होना चाहिए? क्या ये किसी एक्सटर्नल सिस्टम से सिंक करने के लिए ज़रूरी है? डिपेंडेंसीज क्यों बदल रही हैं? क्या स्टेट अपडेट की ज़रूरत है, या शायद यूज रेफ से काम चल सकता है, क्योंकि रेफ अपडेट्स री-रेंडर ट्रिगर नहीं करते। लूप को ब्रेक करने के लिए डिपेंडेंसी चेंज का रूट कॉज ढूंढना जरूरी है। चौथा, क्लीनअप लॉजिक कंपोनेंट अनमाउंट हुए बिना क्यों चल रहा है? हाँ, ये भी लोगों को कंफ्यूज करता है। याद रखें, क्लीनअप सिर्फ अनमाउंट पर नहीं चलता, ये डिपेंडेंसीज बदलने वाले हर री-रेंडर से पहले भी चलता है, पुराने वैल्यूज के साथ। और डेवलपमेंट मोड में माउंट के तुरंत बाद भी एक बार चलता है, स्ट्रिक्ट मोड के कारण।
तो की पॉइंट है कि क्लीनअप को सेटअप का सिमेट्रिकल ऑपरेशन होना चाहिए। बिल्कुल, जो सेटअप ने किया उसे क्लीनअप को अंडू करना चाहिए। आखिरी ट्रबल शूटिंग पॉइंट, टूल टिप जैसी चीजें दिखाते समय यूआई में फ्लिकर क्यों आता है कभी-कभी? यूज इफेक्ट ब्राउजर के स्क्रीन पेंट करने के बाद चलता है, एसिंक्रोनसली। अगर आपका इफेक्ट डॉम को मैनिपुलेट करके कुछ विजुअल चेंज कर रहा है, जैसे टूल टिप की पोजीशन कैलकुलेट करके सेट करना, तो ब्राउजर के पेंट करने और इफेक्ट के चलने के बीच एक फ्रेम का गैप आ सकता है। इसी से फ्लिकर दिखता है। तो इसके लिए क्या करें? अगर डॉम मैनिपुलेशन यूजर को इमीडिएटली दिखना चाहिए और पेंट से पहले होना जरूरी है, तो उसके लिए यूज लेआउट इफेक्ट होके। इसका सिग्नेचर यूज इफेक्ट जैसा ही है, लेकिन ये सिंक्रोनसली चलता है ब्राउजर पेंट करने से पहले। लेकिन इसे कम यूज करना चाहिए। हाँ, इसे सावधानी से इस्तेमाल करें क्योंकि ये रेंडरिंग को ब्लॉक कर सकता है और परफॉर्मेंस को इफेक्ट कर सकता है। ज़्यादातर यूआई साइड इफेक्ट्स के लिए यूज इफेक्ट ही प्रेफर किया जाता है। यूज लेआउट इफेक्ट बहुत कम केसेस में ही ज़रूरी होता है। तो कुल मिलाकर यूज इफेक्ट रिएक्ट आर्सेनल का एक बहुत पावरफुल टूल है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इसे अक्सर रिएक्ट का एस्केप हैच भी कहा जाता है। मतलब रिएक्ट के डिक्लेरेटिव पैराडाइम से बाहर निकलकर इंपेरेटिव कोड लिखने का एक तरीका, खासकर एक्सटर्नल सिस्टम से इंटरैक्ट करने के लिए। यहाँ एक सोचने वाली बात यह है, एक प्रोवोकेटिव क्वेश्चन शायद, क्या हम कभी-कभी यूज इफेक्ट का इस्तेमाल उन कामों के लिए कर लेते हैं जिन्हें शायद रिएक्ट के अंदर ही, मतलब स्टेट, प्रॉप्स, कंपोनेंट कॉम्पोजिशन या दूसरे हुक्स जैसे यूज स्टेट, यूज मेमो, यूज रिड्यूसर का इस्तेमाल करके ज़्यादा एलिगेंटली सॉल्व किया जा सकता था? क्या हर साइड इफेक्ट या सिंक्रोनाइजेशन के लिए यूज इफेक्ट ही पहला या सबसे अच्छा जवाब है? या हमें पहले रिएक्ट के कोर डिक्लेरेटिव टूल्स में सॉल्यूशन तलाशना चाहिए और यूज इफेक्ट को वाकई एस्केप हैच की तरह ही ट्रीट करना चाहिए? ये वाकई एक सोचने वाला सवाल है। उम्मीद है रिएक्ट के यूज इफेक्ट हुक पर यह गहरी बातचीत आप सबके लिए उपयोगी रही होगी और ये समझने में मदद मिली होगी कि यह कैसे काम करता है, कहाँ इस्तेमाल करना चाहिए और किन आम गलतियों या पिटफॉल से बचना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द डीप डाइव।